के अनुसंधान में इस बात को हम लोग लाएंगे और जैसे ही ये मामला सामने आएगा हम लोग न केवल लीगल कार्रवाई करेंगे बल्कि बैंक के हाईएस्ट पदाधिकारियों को, आरबीआई को और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी ये पत्र भेजेंगे कि इस तरह के जो केवाईसी नॉर्म हैं उसका वायलेशन करके ही आखिरकार आदमी एक तरह से अपनी आइडेंटिटी बदल दे रहा है और आइडेंटिटी बदल करके अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसके डिटेक्शन में पुलिस को कितनी दिक्कत और परेशानी होती है। फिर उसमें सारी तकनीक लगाइए, सारा सॉफ्टवेयर यूज़ करिए और बहुत मुश्किल होता है। फिर अगर आदमी मोबाइल है तो फिर उसका लोकेशन ट्रैक करना बहुत दिक्कत है। तो ये केवाईसी डॉक्यूमेंट वो हम लोग चाहेंगे कि मैंडेटरी हो और पुलिस मुख्यालय की तरफ से मैं सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र भी भेज रहा हूँ और आगे वीसी में भी ये निर्देश दे रहा हूँ कि अपने स्तर से वो सभी टेलीकॉम कंपनीज को और सभी बैंक पदाधिकारियों को इस बात का आगाह कर दें कि इस तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट के प्रॉपर वेरिफिकेशन के बगैर अगर कोई अकाउंट ओपन होता है तो ये जिम्मेवारी का निर्धारण हम लोग करेंगे। हालांकि मुझे ये भी पता है कि बैंक के कर्मी और जो टेलीकॉम की कंपनी है उनका ये कहना होता है कि सर मेरे पास में जो फ़ोटोकॉपी देते हैं उसके वेरिफिकेशन का कोई तत्काल माध्यम नहीं है कि ये जाली है या सही है। तो इसके लिए भी हम लोग चाहेंगे कि एक मैकेनिज़्म अगर हायर लेवल पर डेवलप की जानी है तो उसको भी डेवलप किया जाए और हम लोग चाहेंगे कि इसको एक पुख्ता व्यवस्था बनाई जाए। इसमें जो भी ज़रूरत कार्रवाई है जिला लेवल से लेकर के पुलिस मुख्यालय के लेवल तक हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। ये फेक आइडेंटिटी बना करके क्राइम करने का जो एक कुछ प्रयास करते हैं, हालांकि अपराधी पकड़े जाते हैं लेकिन ये अपराध हो ही ना और इस तरह की फेक घटनाएं नहीं हो। तो इस पर हम लोग चाहेंगे कि आप लोग भी थोड़ा इसको सोशल मीडिया के माध्यम से इम्पोर्टेंस ऑफ केवाईसी करें। डॉक्यूमेंट का कैसे आएगा सर? वहाँ तो ये करना पड़ता है। नहीं, वो शायद मैंडेटरी नहीं है। मेरी जो बात हुई है मैंडेटरी नहीं, वो मैं बता रहा हूँ मेरी जो जानकारी है। हम लोग इस पर बैठ के फिर एक मीटिंग कर लेंगे और पुलिस मुख्यालय और अगली जो पुलिस अधीक्षकों की वीसी है उसमें इस बात को मैंडेटरी कर देंगे। मेरी जहाँ तक जानकारी है आधार को मैंडेटरी नहीं किया गया। अगर मैं करवाना चाहूँ आधार से लिंक अपने फ़ोन कर सकता हूँ लेकिन आधार से आधार ही केवल एक डॉक्यूमेंट नहीं, आप किसी और डॉक्यूमेंट पर भी सिम ले सकते हैं। लेकिन सर ऐसे लोगों के खिलाफ आप लोगों ने कई एफआईआर भी दर्ज की थी। कई एफआईआर दर्ज किए और हम लोग चाहेंगे कि इस पे फिर से हम लोग कभी आ जाए। एक चीज क्लियर कर दीजिए, जो इस तरह के क्राइम्स में जो फेक माने किसी और के नाम पे सिम या बैंक खाता वगैरह खुलवाने का जो मामला आया है, हाँ, तो इसको लेकर आप लोग एसपी को गाइडलाइन देंगे कि भाई वो बैंक और टेलीकॉम के अधिकारियों से बात करके ये सुनिश्चित करें कि ऐसा न हो और उस पर्टिकुलर खाते में जिसमें गड़बड़ी हुई, क्राइम हुआ, अगर उसमें उनकी लापरवाही सामने आती है तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। लापरवाही सामने आती है उसमें जांच की जाएगी कि भाई आपने अधूरा प्रिंट या आधा कॉपी या फेक फोटोकॉपी देखने से ही फेक लग रहा है तो आपको देखना चाहिए, आपको वेरीफाई करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि भाई दूसरा कॉपी लो। कुछ तो एक मैकेनिज्म होनी चाहिए। हम लोग चाहेंगे कि एक चूँकि दो अलग अलग विभागों का इशू है, बहुत इम्पोर्टेंट है, फ़ोन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अकाउंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक में टेलीकॉम कंपनी से इन्वॉल्व है, एक में बैंक इन्वॉल्व है। बैंक भी अलग अलग हैं सर, राष्ट्रीयकृत बैंक अलग हैं, प्राइवेट बैंक अलग हैं, नेशनलाइज बैंक अलग हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारी जगहों से सिम मिलता है। लेकिन इसमें जो भी लेटेस्ट गाइडलाइन है गवर्नमेंट की उनका सही से अमल गाइड कीजिए। आज से आदमी आसान खुलवाने जाएगा, कोई शरीफ आदमी तो परेशान हो जाएगा। सर राष्ट्रीय औसत के अनुपात में मैं आज विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि बिहार पुलिस में एसटीएफ का गठन, विशेष कार्यबल का गठन किया गया। वर्ष 2000 में ही इसका गठन हुआ। वर्तमान में इसके 31 यूनिट इसकी जगह जगह काम कर रही हैं और इसके अलावा इंटेलिजेंस और ऑपरेशन के भी ग्रुप बने हुए हैं। तो कुल मिला के एसटीएफ अपराध कर्मियों या नक्सलियों के विरुद्ध या किसी भी तरह के माफिया लोगों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार करता है। सितंबर महीने में कुल 38 मोस्ट वांटेड अपराध कर्मियों को इन्होंने गिरफ्तार किया, जिसमें
इनामी अपराध कर्मी भी शामिल थे। मैं उनका नाम बताना चाहता हूँ। 1 लाख रुपए के इनामी घोषित अपराध कर्मी और नक्सली गोपाल दास, जो 6 नक्सली कांडों में वांछित थे, उसको, और जो थाना हवेली खड़गपुर मुंगेर के रहने वाले थे, उसको विशेष टीम के द्वारा सूचना के आधार पर दानापुर से गिरफ्तार किया गया। और ये हमारी सितंबर महीने की उपलब्धि, पूरे सितंबर महीने की उपलब्धि बता रहा हूँ। इसी तरह से 50,000 रुपये के नामी अपराध कर्मी मारुति नंदन उर्फ गुड्डन झा, जो 9 गंभीर धाराओं के कांडों में वांछित थे, उसको बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र से 22 सितंबर को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह से 50,000 रुपये के एक अन्य घोषित इनामी अपराध कर्मी रामलोचन, जो 9 गंभीर धाराओं के कांडों में वांछित थे, इसको थाना फुलपरास जिला मधुबनी में विशेष टीम के द्वारा फुलपरास थाना क्षेत्र में 30 सितंबर को गिरफ्तार किया। ये 3 मुख्य अपराध कर्मी जिनके विरुद्ध में इनाम था, उनको हमारे STF ने गिरफ्तार किया। कुल 38 मोस्ट वांटेड अपराध कर्मियों को STF के द्वारा सितंबर महीने में गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। नक्सल और अपराध कर्मियों और पुलिस बल के द्वारा एक मुठभेड़ की घटना हुई। 2 रेगुलर हथियारों की बरामदगी STF ने द्वारा की। 25 देशी हथियारों की बरामदगी की है। 56 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। लूट का करीब 555 ग्राम सोना बरामद किया STF ने, और लूट की करीब 27 किलो से अधिक चांदी बरामद की है। ये हमारे STF की विशेष उपलब्धि है सितंबर महीने की। और अगर मैं इस साल की पूरी उपलब्धि संक्षेप में बताऊं, तो इस साल में अभी तक सितंबर तक, जनवरी से लेकर सितंबर तक कुल 50 नक्सलियों को STF ने गिरफ्तार किया है। 233 मोस्ट वांटेड अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। 12 रेगुलर हथियार बरामद किए हैं। 6 पुलिस के लूटे हथियार बरामद किए हैं, और 95 देशी हथियारों को बरामद किया है। ये सारी सूचना मैं डिटेल में भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। ये हमारे STF जो विशेष कार्यबल पुलिस बल का है, उसकी उपलब्धि है। और पिछली प्रेस ब्रीफिंग में मैंने आपको वज्र और जो ऑपरेशन प्रहार है उसकी उपलब्धियों के बारे में, पुलिस कर्मियों की कमी के बारे में की भी जा रही है, और कितना असर पड़ेगा सर, और कितनी असर अभी पड़ रहा है कि अनुसंधान में सर? देखिए, बिहार पुलिस में राष्ट्रीय औसत को अगर हम देखें तो स्वीकृत बल के हिसाब से कुछ कमी, राष्ट्रीय औसत पे हमारा स्वीकृत बल पूरे देश का जो औसत है वो ज़्यादा है। बिहार में राष्ट्रीय औसत से पुलिस बल की कमी, और इस कमी को दूर करने के लिए पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक प्रस्ताव भेजा गया है जो विचाराधीन है। उस प्रस्ताव के स्वीकृत होते ही हम लोगों का जो औसत है वो देश के औसत के बराबर हो जाएगा। ये पहला कदम है। दूसरा कदम ये कि अभी जो हमारे पास में सैंक्शन बल है, उसकी भर्ती के लिए हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त अभियान के रूप में कार्रवाई की जा रही है। और लगातार आप देख रहे हैं कि हर साल कोई ना कोई रिजल्ट या तो सब इंस्पेक्टर का हो, या ड्राइवर कांस्टेबल का हो, या रेगुलर कांस्टेबल का हो, या स्टेनो कैडर का हो। ये हमारे पद हैं जिस पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। तो इन सारे पदों पर अभी 2 सालों में आप देखेंगे तो 25,000 से ज़्यादा रिक्रूटमेंट हो चुका है। मतलब रिजल्ट निकल गया है, लोगों को रिक्रूट कर लिया गया है, और अब वो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करने के लिए गए हैं। इसमें 2 बैच पास आउट भी हो गए हैं, और तीसरा बैच भी हमारा पास आउट हुआ है। DSP कैडर की भी बात करते हैं तो DSP कैडर में भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पिछले 2 सालों में काफ़ी हो गया। करीब 125 से ऊपर DSP रैंक के पदाधिकारी भी नए हमारे BPSC से रिक्रूट हुए। हम लोगों ने उनको नियुक्ति पत्र दिया और ट्रेनिंग में पुलिस अकेडमी में चलते हैं। तीसरा कदम हम लोग जो ले रहे हैं वो ये कि रिटायर हुए पुलिस कर्मियों को भी सरकार की जो पॉलिसी है उसके तहत, गाइडलाइंस के तहत मौका दे रहे हैं कि रिटायर होने के बाद भी वो अपनी सेवा पुलिस विभाग को दे सकते हैं। तो ये प्रस्ताव भी हमारा सरकार में चला गया है। बहुत शीघ्र ये प्रस्ताव पे हमारी जो नाम गए हैं, जिन्होंने अपना नाम भेजा था, जिन्होंने सहमति दी थी, फिर उसके बाद में उनका मेडिकल हुआ। मेडिकल होने के बाद में सब वेरिफिकेशन के बाद में भेजा गया।
वो सहमति जैसे ही हो जाएगी तो रिटायर्ड पुलिस कर्मियों को भी उनके रैंक के अनुसार हम लोग काम कराएंगे। तो ये 3 तरीकों से हम लोग सर आखिर कमी कहाँ रह जा रही है? क्या ट्रेनिंग में कमी है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम में ट्रेनिंग आ रही है या सर मतलब जहाँ तो ज्वाइनिंग केंद्रीय चयन बोर्ड में कमी आ रही है? हमारा काम है वो लगातार चल रहा है, हर साल बहाली हो रही है, हर साल रिक्रूटमेंट हो रहा है, हर साल ट्रेनिंग हो रही है, हर साल लोग पास आउट हो रहे हैं। जो नए पद जब स्वीकृत होंगे तो उन पर हम लोग बहाली करेंगे। सर कितनी लंबित मामले हैं सर और कब तक सर इनको क्या कुछ टारगेट आप लोगों ने रखा है क्या? नहीं, जो पद हमने आपको बता दिया कि पद हमारे पास में हैं तो उनको भरने की कार्रवाई हो रही है और नए पद को स्वीकृत करने की कार्रवाई। नहीं सर, ये लंबित मामले हैं सर, उनका अनुसंधान को लेकर लंबित मामलों को समाधान करना। आपका स्वागत है। इधर कुछ हाल के दिनों में पुलिस के द्वारा जो अच्छी कार्रवाई हुई है और उसमें जो कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, कांडों का उद्भेदन हुआ और पिछले 2-4 दिनों की जो खास महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ उसको आपके सामने रखना चाहूँगा। नौगछिया के जिले के खरीक थाना अंतर्गत 14 गंभीर कांडों में आरोपित वांछित कुख्यात अपराध कर्मी की सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना पर पुलिस दल बनाया गया विशेष रूप से और विशेष छापामारी दल जब वहाँ पहुँचा गाँव में तो उस पुलिस को देख करके वो भागने लगा। उसको घेराबंदी करके दौड़ करके पुलिसकर्मियों के द्वारा मेहनत के द्वारा कुख्यात अपराध कर्मी मौसम यादव उसकी जब छापामारी दल के द्वारा तलाशी ली गई तो 1 पिस्टल और 6 गोली बरामद की गई। उसके विरुद्ध में कांड दर्ज कर दिया गया है, उसको जेल भेजा गया है और इस पर 14 गंभीर कांड थे जिन पर वांछित थे। इसी तरह से सहरसा के सोनबरसा राज थाना क्षेत्र में पुलिस की रात्रि गश्ती टीम के द्वारा सहरसा जिले के टॉप 10 कुख्यात अपराध कर्मी मुकेश को गिरफ्तार किया गया है, जो 7 गंभीर कांडों में आरोपित वांछित था, कुख्यात अपराध कर्मी था। इस पर भी जब गिरफ्तारी की गई तो उसके पास में एक देसी कट्टा, एक कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। जैसा कि आपको पिछले वीसी में बताया गया था कि दरभंगा जिला के रहने वाले मनीगाछी थाना क्षेत्र के अपराध कर्मी थे राकेश कुमार मिश्रा, जिसके द्वारा अंबानी समूह के एक अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी गई थी। उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और 6 अक्टूबर को ही उसे गिरफ्तार कर मुंबई पुलिस भेजा गया था। उसी तरह का एक और अंतर्राज्यीय मामला प्रकाश में आया है, जिसमें राजस्थान राज्य के जोधपुर जिला के रतनगढ़ थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी से अज्ञात व्यक्ति के द्वारा व्हाट्सएप से कॉल कर 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई और ये कहा गया कि आप SBI के इस खाता में पैसा जमा कर दीजिए, अन्यथा आपके साथ में बुरी घटना होगी। अनुसंधान के क्रम में राजस्थान पुलिस के द्वारा जब आगे छानबीन की गई तो पता चला कि अभियुक्तों के द्वारा एक फर्जी सिम लिया गया है। बिहार पुलिस ने भी उसका सत्यापन किया और उसी एक व्यक्ति के नाम पर सिम ले करके और उसी व्यक्ति के KYC को यूज़ करके एक अकाउंट खुलवा लिया गया और उसके नाम पर ही ये कहा जा रहा था कि आप इस अकाउंट में पैसा जमा कर दीजिए और ये दूसरे के नाम से ही बैंक में खाता खुलवा के और उसमें पैसा जमा करा के उसको निकालने का अपराध करता था। ऐसे 3 अभियुक्तों बिहार पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया। दरभंगा जिला के रहने वाले हैं और इनको माननीय न्यायालय में ट्रांजिट रिमांड के लिए भेजा गया और अब वो जोधपुर कोर्ट में उपस्थापित कर दिए गए। तो ये जो तीनों अपराध कर्मी हैं ये दरभंगा के रहने वाले हैं और ये उसी तरह का घटना है जैसे कि बॉम्बे पुलिस के सहयोग में हम लोगों ने वहाँ नाम क्या है मिश्रा गिरफ्तार किया। इसका नाम आगे मैं बता दूँ। इसके अलावा पटना के गौरीचक थाना अंतर्गत गोलू होटल के पास में 3 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा उत्तर प्रदेश के एक ट्रक ड्राइवर के साथ लूटपाट की गई और इसी क्रम में ड्राइवर को गोली मार के जख्मी किया गया। ये घटना 7 अक्टूबर की। इसमें एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस दोनों का प्रयोग करते हुए सूचना संकलित कर अपराध कर्मियों की पहचान कर उन अपराध कर्मियों को अजीम चक से गिरफ्तार किया गया।
इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। 2 ऑटोमेटिक पिस्तौल, 5 गोली और 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया। इन तीनों अपराध कर्मियों का पटना जिला के गौरीचक, गोपालपुर व अन्य थानों में आपराधिक इतिहास है। इस प्रकार से 1 सप्ताह के अंदर इस घटना का, संवेदनशील घटना का उद्भेदन किया। घटनाएं जो हाल फिलहाल में घटित हुई हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बेतिया जिले के योगापट्टी थाना क्षेत्र की घटना है, जो फायरिंग के बाद में घटना घटित हुई थी और कतिपय मीडिया में इसको चलाया भी गया। इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि कल ये सुबह 8 बजे की घटना है। बेतिया जिला के योगापट्टी थाना क्षेत्र के ग्राम डुमरी अहिरौली में एक व्यक्ति के द्वारा घर में प्रवेश कर 2 व्यक्तियों को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। उनके द्वारा शोर मचाए जाने पर जब अन्य ग्रामीण वहाँ पर इकट्ठा हुए, उनके द्वारा उसको पकड़ने की जो चेष्टा की, तब उसने अपने दोनों हाथों में हथियार लिए हुए थे और दोनों हथियारों से फायरिंग कर दी, जिसमें 2 ग्रामीण को भी गोली लग गई और वो भाग करके वहाँ पर पास के खेत में छुप गया। उसके बाद में पुलिस को सूचना मिली और ग्रामीणों के सहयोग से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो उसकी उम्र 22 वर्ष है। नाम उस अपराध कर्मी का रंजीत पटेल है। उसके पास से 1 देशी पिस्तौल, 1 देशी कट्टा, यानी दोनों हथियार जो लिए हुए दोनों हाथों से फायरिंग कर रहा था, दोनों बरामद हो गए। 3 खोखा बरामद हुआ है, 1 गोली, 1 बैग और उसके द्वारा जो मोटरसाइकिल लाई गई थी, ये सब गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के द्वारा कार्रवाई कर ली गई। ये घटना व्यक्तिगत और पारिवारिक मुद्दे को लेकर के की गई और इसमें पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई। उसी तरह से कल दोपहर के बाद रोहतास जिला के विक्रमगंज थाना क्षेत्र में कुछ अपराध कर्मी 2 मोटरसाइकिल पर बैठकर आए थे और बैंक में घुस करके लूटपाट की योजना बनाकर कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ पर प्रतिनियुक्त जो हमारा चौकीदार है और बैंक के गार्ड ने उनको मास्क पहने होने के कारण, हेलमेट लगाए होने के कारण उनको रोका और रोकने की चेष्टा की। उसी बीच में बैंक के किसी कर्मी के द्वारा बैंक का अलार्म बजा दिया गया। अलार्म को सुन करके वहाँ बाजार के बहुत सारे लोग उस बैंक की तरफ दौड़ पड़े और उसके बाद में अपराध कर्मियों को लगा कि वो घिरा जाएंगे, पकड़े जाएंगे और इस क्रम में वो फायरिंग करते हुए अपने बचाव में वहाँ से भागे। पुलिस भी वहाँ पहुँच गई और अब उस सारे CCTV के आधार पर, लोगों के बयान के आधार पर इसमें कार्रवाई की जा रही है। पुलिस उपाधीक्षक और पुलिस अधीक्षक स्वयं घटनास्थल पर गए थे और कल रात में सारी इसमें कार्रवाई हो रही है। अब इसमें जैसे ही आगे गिरफ्तारी होगी चिन्हित कर वो हम आपको बता दें। पटना डाबर थाना क्षेत्र में एक उपलब्धि हुई है, जिसमें 24 घंटे के अंदर अपहृत व्यक्ति की सकुशल बरामदगी और कांड में लिप्त अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई। 9 अक्टूबर को ही नवादा जिला के पटना डाबर थाना क्षेत्र से धनराज चौहान नामक व्यक्ति का अपहरण कतिपय अपराध कर्मियों के द्वारा कर लिया गया। उसकी सूचना जब पुलिस को मिली, त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कांड का उद्भेदन किया गया। कांड में लिप्त सभी अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई। अपहृत की सकुशल बरामदगी की गई। आग्नेयास्त्र तथा गोली बरामद करते हुए कुल 6 अपराध कर्मी, 1 रिवॉल्वर, 9 कारतूस, 7 मोबाइल फोन और 1 फॉर्चूनर वाहन को उन्होंने जब्त किया। एक संवेदनशील घटना हुई, 7 वर्ष की बच्ची के साथ में दुष्कर्म की घटना लखीसराय जिला से प्रतिवेदित हुई, वीरपुर थाना अंतर्गत। इसमें तत्काल कांड दर्ज करके पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया और IPC की धाराओं में कांड दर्ज किया गया। कांड दर्ज होने के तुरंत बाद त्वरित कार्रवाई हेतु दल गठित किया गया और 4 दिनों के अंदर में 9 अक्टूबर को ही गिरफ्तार कर उसको जेल भेज दिया गया। स्पीडी ट्रायल कराकर उन्हें सजा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह से समाचार पत्रों में एक घटना प्रतिवेदित हुई थी औराई मुजफ्फरपुर की। इसमें 4 अक्टूबर को एक मेला देखकर लौटती 15 वर्षीय किशोरी के साथ में दुष्कर्म की घटना प्रतिवेदित हुई थी। उस कांड में भी 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। सीतामढ़ी के नानपुर में 12 अक्टूबर को एक 15 वर्षीय लड़की के साथ में एक मुखिया का बेटा, उसके द्वारा दुष्कर्म किया गया। इसमें भी मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। 2 दिनों के अंदर में गिरफ्तारी की गई। और सुपौल में भी एक इस तरह की बालिका के साथ में उसके ही पड़ोसी में एक व्यक्ति था 21 वर्ष,
उसके साथ दुष्कर्म किया गया, इस कांड में भी अभियुक्त गिरफ्तार किया। इस प्रकार से कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हो, लूट कांड का उद्भेदन हो, या अन्य राज्यों पर जो अपराध करके पैसे मांगे गए रंगदारी उसकी गिरफ्तारी हो, अपहृत व्यक्ति की सकुशल बरामदगी हो, या महिला दुष्कर्म के मामले में पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की गई, उद्भेदन किया गया, अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई। और ये हाल के पिछले कुछ दिनों की घटनाएं। ये कहा गया कि 3 लेवल की कमेटी बनेगी जिला लेवल पर, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज के पदाधिकारी रहेंगे, पुलिस अधीक्षक या उनके पदाधिकारी रहेंगे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लोग रहेंगे। 3 मेंबर की कमेटी रहेगी। वह जिला लेवल पर देखेगी कि इतने मामले क्यों पेंडिंग। और इसी तरह से मुख्यालय लेवल पर भी एक कमेटी होगी जिसमें हमारे DIG प्रशासन उसमें सदस्य हैं और गृह विभाग के पदाधिकारी हैं और अभियोजन के पदाधिकारी, विधि विभाग। ये कमेटी हर 15 दिन पे बैठेगी और देखेगी कि ये जो केस पेंडिंग है, जो 300 दिन से पुराने केस पेंडिंग, मतलब 10 महीने से पुराने केस पेंडिंग है, ऐसी संख्या 3.5 लाख, इसका डिस्पोजल कराया जाए। 3 महीने के लिए काम कर रहे हैं। तो अभी हमारा 15 अक्टूबर को 1.5 महीने हो गया। इसी तरह से नवंबर तक मेरा 3 महीने पूरा हो जाएगा। उसमें से 3.5 लाख में से मुझे उम्मीद है कम से कम 1 लाख केस हम लोग डिस्पोजल कर रहे हैं, ऐसा मेरी उम्मीद है। और मैं उम्मीद आपके सामने आज इसलिए कर रहा हूँ कि अभी जो 1.5 महीने में मेरा डिस्पोजल हुआ है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। हालांकि आगे 15 दिनों में छठ है, पर्व है और काली पूजा है, बहुत सारे पर्व में पुलिस की व्यस्तता रहेगी, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि 1 लाख के आसपास केस जो है डिस्पोजल 3 महीने में हो जाएंगे। तो 3.5 लाख केस जो पेंडिंग है उसमें से 1 लाख केस हम डिस्पोजल कर रहे हैं। और ये मेरी संख्या नवंबर से ऊपर, नवंबर तक ये हम लोगों का कर देने का ऐसा हम लोगों का लक्ष्य है मोटा मोटा। और हम लोग निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करें। अभी मेरा 15 दिन में अच्छा प्रोग्रेस है। अगले 15 दिनों में हम लोग युद्ध स्तर पर कार्रवाई करें, अधिक से अधिक। ये 1.5 महीने में कितना हो पाया सर अभी तक? वो फिगर अभी कंपाइल नहीं हो पाया सर। एक नहीं बता रही, वो कंपाइल हो जाएगा हम लोग कर। ये कब का डाटा है जो 3.5 लाख पेंडिंग था? 300 से उन्होंने सूची दी है, मुझे लगता है कि जुलाई तक का होगा। जुलाई, मुझे जहाँ तक आ ठीक है, देखना पड़ेगा, वो मैं आपको भेज दूंगा। जुलाई उनका आंकड़ा शायद जुलाई तक का, जुलाई तक का आंकड़ा उन्होंने हम लोगों को दिया था मीटिंग में, भी आपको बता दिया। सर ये जिस कंपनी से सिम ये लिए थे, बिना आधार के तो अब सिम मिलता नहीं, तो क्या इस कंपनी के लोग भी इसके साथ शामिल हैं? कैसे इनको सिम मिल गया? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। और मैं चाहूँगा कि आज का दिन थोड़े इस बात को प्रचारित करने के लिए भी हम लोग रखें, खासकर सोशल मीडिया और प्रेस मीडिया पे जो भी। देखिए, नो योर कस्टमर KYC जो डॉक्यूमेंट है वो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है एज फार एज RBI इज कंसर्न, उसके एक्ट के तहत, और जो टेलीग्राफ एक्ट है उसके तहत मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, उसका अनुपालन टेलीकॉम कंपनीज को करना है और अपने जो सिम है उनको करना है, और बैंक में खाता खुलवाने के समय बैंकों को करना है। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर इसका अनुपालन नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसके लिए टेलीकॉम कंपनी या बैंक के कर्मी अगर दोषी हैं तो निश्चित रूप से 3 जो अभियुक्त थे जो राजस्थान से रंगदारी मांग रहे थे, उसमें 3 अभियुक्तों का नाम है शशि यादव, आलोक कुमार और हृदयानंद यादव। ये अलग अलग इनका वो है अपराधी हैं और ये सभी बहेड़ा और अलीनगर 2 थाना क्षेत्रों के रहने वाले, बहेड़ा और अलीनगर 2 थाना क्षेत्रों के। और ये इनका एक तरह से गिरोह था, दूसरे व्यक्ति को रुपया देकर उसका बैंक खाता खुलवाते थे, दूसरे के नाम पर मोबाइल सिम लेकर अपने गिरोह और अन्य साथियों के साथ में रंगदारी, साइबर एवं इस तरह का अपराध करते थे। ये पूरा टीम का उद्भेदन कर। अब गिरफ्तारी हुई 11 अगस्त।